हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से राजस्थान ज्ञानधारा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रसिद्ध नगर व स्थल का पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं, जो रीट मेंस 2026 L2 की अपने लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। आज की हमारा पहला जो स्थल रहने वाला है वो है टोंक। आज का हमारा जो पहला स्थल है वो है टोंक। टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। पहले ही लाइन में हमें महत्वपूर्ण सवाल मिल जाता है, नवाबों की नगरी के नाम से किस स्थल को जाना जाता है? किसको जाना जाता है? टोंक को जाना जाता है। ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। दूसरा सवाल ये बनता है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? टोंक रियासत थी। इसकी स्थापना अमीर खान के द्वारा की गई थी। टोंक रियासत जो थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? अमीर खान के द्वारा की गई। अगला है रेड। इसमें लोहे सामग्री सर्वाधिक मिलने के कारण, इसमें लोहे की सामग्री ज़्यादा मिलने के कारण इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। प्राचीन भारत का टाटा नगर जो है वो किसे कहते हैं? वो रेड को कहते हैं। ठीक है, ये टोंक में ढील नदी के किनारे अवस्थित है। कहाँ पर है? ढील नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता का स्थल इस सभ्यता स्थल का जो उत्खनन है वो केदारनाथपुरी के द्वारा किया गया था। इस सभ्यता का जो रेड सभ्यता थी उसका जो उत्खनन कार्य है वो केदारनाथपुरी के द्वारा किया गया। अगला है वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना श्रीमती रतन शास्त्री तथा हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1935 ईस्वी में निवाई में की गई। कहाँ पर? निवाई में। इसका प्रारंभिक जीवन कुटीर था। 1943 में शांताबाई शिक्षा कुटीर का नाम वनस्थली विद्यापीठ कर दिया गया। इसका पहले नाम क्या था? शांताबाई शिक्षा कुटीर था। क्या था? शांताबाई शिक्षा कुटीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवली। 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर एक सैनिक छावनी थी, देवली में थी, जो कि 1857 के समय सैनिक छावनी थी। नीमच के सैनिकों ने यहाँ पर 3 जून 1857 को विद्रोह किया था। जो नीमच के सैनिक थे उन्होंने देवली नामक स्थान पर कब विद्रोह किया था? 3 जून 1857 को। ठीक है। अगला है शाही मस्जिद। ये टोंक में अवस्थित है। शाही मस्जिद जो है वो टोंक में अवस्थित है। स्थापत्य की दृष्टि से अद्वितीय इस भव्य मस्जिद का निर्माण टोंक रियासत के संस्थापक अमीर खान द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया? टोंक रियासत के संस्थापक अमीर खान के द्वारा। इसका अधिशेष कार्य उनके पुत्र वजीरुद्दीन के शासनकाल में पूर्ण हुआ था। शाही मस्जिद में स्वर्ण चित्रकारी का कार्य दर्शनीय है, जो टोंक के नवाब इब्राहिम खान के द्वारा करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोकर्णेश्वर मंदिर। ये मंदिर टोंक जिले के बिसलदेव ग्राम में अवस्थित है। ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन होती है। ठीक है। लोकमानस में बिसलदेव महादेव के नाम से प्रसिद्ध ये प्राचीन मंदिर बनास नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ पर है? बनास नदी के तट पर है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण भी हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनहरी कोठरी। सुनहरी कोठी जो है टोंक में स्थित है। ये ऐतिहासिक कोठी का निर्माण टोंक रियासत के संस्थापक नवाब अमीर खान के द्वारा 1824 में प्रारंभ किया गया। इसका निर्माण जो है वो 1824 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, जो 1834 ईस्वी में पूर्ण हुआ। वस्तुतः शीश महल के नाम से निर्मित ये कोठी 2 मंजिली है। इसकी जो दूसरी मंजिल का निर्माण है वो टोंक के नवाब इब्राहिम अली खान ने 1870 ईस्वी में करवाया गया था। दूसरी मंजिल का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? इब्राहिम अली खान के द्वारा करवाया गया। सुनहरी कोठरी में जो स्वर्ण की नक्काशी है और चित्रकारी है उसका कार्य नवाब इब्राहिम खान के द्वारा करवाया गया। फलस्वरूप इसे सुनहरी कोठरी के नाम से संबोधित किया जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर सभ्यता। ये टोंक जिले के उनियारा कस्बे के पास स्थित है। यहाँ से महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा मिली है। इसमें ये सवाल बनता है कि महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा किस सभ्यता से मिली है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नगर सभ्यता हो जाएगा। यहाँ से मालवकालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं।
यहाँ इस तथ्य को उल्लेखित करना प्रासंगिक होगा कि नगर सभ्यता का संबंध टोंक से है, वही नगरीय सभ्यता का संबंध चित्तौड़गढ़ से है। इसमें दो सभ्यताएं होती हैं, नगर सभ्यता और नगरीय सभ्यता अलग अलग है। नगरीय सभ्यता का संबंध चित्तौड़गढ़ से है और नगर सभ्यता का संबंध जो है वो टोंक से है। चार बेत। अगला है हमारा चार बेत। टोंक में संगीत दंगल के रूप में खेले जाने वाली लोक नाट्य विधा जो मूल रूप से अफगानिस्तान की कला है, जो कि चार बेत लोक नाट्य विधा है। ठीक है, इस कला का प्रारंभ नवाब फैजुल्ला खां के समय करीम खान निहंग के द्वारा किया गया। किसके समय किया गया और किसके द्वारा किया गया, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला है अरबी फारसी शोध संस्थान। ये टोंक जिले में 1978 ईस्वी में स्थापित की गई अरबी फारसी शोध संस्थान में औरंगजेब के द्वारा लिखी गई पुस्तक आलमगीरी कुरान रखी गई है। यह जो टोंक जिले में स्थापित है की गई है, इसमें अरबी फारसी शोध संस्थान में औरंगजेब के द्वारा लिखी गई पुस्तक आलमगीरी कुरान जो है वो रखी गई है। ठीक है, मुबारक महल। अगला जो हमारा इस जो है वो है मुबारक महल। ये सुनहरी कोठी परिसर में स्थित है। बकरा ईद के अवसर पर यहाँ पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। दूसरा मुबारक महल जयपुर में स्थित है। पहला मुबारक महल यहाँ पर है टोंक में और दूसरा है वो जयपुर में है, जो मुगल, यूरोपीय तथा राजपूत स्थापत्य कला के अद्भुत समन्वय का संगम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांडव ऋषि की तपोस्थली। इसे राजस्थान का मिनी पुष्कर कहा जाता है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को पशु मेले का आयोजन भी होता है। मांडव ऋषि की तपोस्थली किसे कहाँ पर है, वो टोंक में है और इसे राजस्थान का मिनी पुष्कर भी कहा जाता है। अविका नगर। यहाँ पर केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ठीक है, डिग्गी। ये कल्याण जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। किसके मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, कल्याण जी के मंदिर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद फारसी शोध संस्थान टोंक में अवस्थित है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। राजस्थान में प्रथम राजकीय बस सेवा 1952 ईस्वी में टोंक में शुरू की गई थी। राजस्थान में प्रथम बस सेवा, राजकीय बस सेवा है जो सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू की गई, 1952 में टोंक में शुरू की गई। भूमगढ़ का किला। इसे अमीरगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मण भोला द्वारा निर्मित इस दुर्ग को अमीर खां के द्वारा पूरा करवाया गया था। किसके द्वारा शुरू करवाया और किसके द्वारा पूर्ण करवाया गया, इस बात को अपने को ध्यान रखना है। कंकोड़ का किला या हाथी भाटा का किला, इसका प्राचीन नाम कनकपुरा था। ठीक है, इसमें यही बात ध्यान रखनी है कि इसका प्राचीन नाम क्या था। टोरडी सागर बांध। टोंक जिले में अवस्थित इस बांध की सभी मोरियां खोल देने पर पानी का एक भी बूंद नहीं बचता है। यहाँ एक सवाल ये बनता है कि कौन से बांध की सभी मोरियां खोल देने पर पानी की एक भी बूंद नहीं बचती है, तो वो कौन सा है, टोरडी सागर बांध, जो कि कहाँ पर आया है, टोरडी सागर बांध जो कि टोंक में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोंक जिला खूबसूरत नवदों के लिए भी प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वप्रथम शिकार एक्ट घोषित करने वाली रियासत कौन सी थी, टोंक थी। राजस्थान में सर्वप्रथम शिकार एक्ट घोषित करने वाली जो रियासत थी वो टोंक थी। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौबुजा दुर्ग। ये दुर्ग पचेवर में स्थित है। इस दुर्ग की ये विशेषता थी कि सेना के द्वारा चलाए गए तोपों के गोले किले के ऊपर से निकल जाते थे। इसमें यह सवाल बनता है कि सेना के द्वारा चलाए गए तोपों के गोले किस किले के ऊपर से निकल जाते थे, वो कौन सा था, चौबुजा दुर्ग। कौन सा, चौबुजा दुर्ग। ठीक है, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौबुजा दुर्ग। अगला है धुनवन गांव। ठीक है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक रहे कहे जाने वाले निर्गुण भक्ति के उपासक संत धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुनवन गांव में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देवधाम जोधपुरिया। टोंक जिले में यहाँ पर बनास, मांडी व मासी नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, बनास, मांडी और मासी नदी का संगम होता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रसिया सत्री, दरिया सा की बावड़ी, रवाजा की बावड़ी का संबंध भी टोंक से है। किस किस का संबंध है, रजिया सत्री, दरिया सा की बावड़ी तथा रवाजा की बावड़ी का संबंध भी किससे है, टोंक से है। किससे, टोंक से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला टोडा राय सिंह, यहाँ पर बनास नदी पर बिसलपुर बांध बनाया गया है। टोडा राय सिंह, यहाँ पर बिसलपुर बांध बनाया गया जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इस बांध का निर्माण 1988-89 में किया गया था। यह राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट से निर्मित बांध है। राजस्थान का एकमात्र जो कंक्रीट से निर्मित बांध है वो कौन सा है? वो है बिसलपुर बांध। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से होता है, जो राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। संत पीपा की गुफा, यह टोडा राय सिंह तहसील में स्थित है। ठीक है, संत पीपा का मंदिर समदड़ी में है, वहीं संत पीपा की छतरी गागरोन किले में है। संत पीपा की जो गुफा है वो टोडा राय सिंह तहसील में है, और संत पीपा की जो मंदिर है वो समदड़ी में है, और पीपा की जो छतरी है वो गागरोन किले में है। चलिए, इस बात को हमको ध्यान रखना है। और ये जो टोडा राय सिंह तहसील है इसके बारे में महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। ठीक है, एक बिसलपुर बांध से इसका निर्माण, ये राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट बांध और सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, ये सवाल परीक्षा में बनते हैं। इस बात को हमको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा झालावाड़। टोंक के बारे में हमने पढ़ लिया, उनमें से हमको एक एक बात को ध्यान में रखना है, नोट करना है। अब आगे बढ़ते हैं झालावाड़ के बारे में। ठीक है, झालावाड़ रियासत की स्थापना 1988 में कोटा राज्य के दीवान जालिम सिंह के द्वारा झालावाड़ रियासत की स्थापना 1838 में कोटा राज्य के दीवान जालिम सिंह के पुत्र झाला मदन सिंह के द्वारा की गई। किसके द्वारा? जालिम सिंह के पुत्र मदन सिंह के द्वारा। ये राजस्थान की नवीनतम रियासत थी, जिसका निर्माण अंग्रेजों के साथ की गई संधि के परिणाम स्वरूप हुआ। संतरों के उत्पादन की अधिकता के कारण इसे राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। झालावाड़ को किसके कारण राजस्थान का नागपुर कहा जाता है? तो संतरों के उत्पादन की अधिकता के कारण इसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गागरोन का किला झालावाड़ में आऊ और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित जल दुर्ग है। ये राजस्थान राज्य का एकमात्र दुर्ग है जो बिना नींव के सीधे चट्टानों पर खड़ा है। इस दुर्ग को डोडगढ़ या धुलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। गिद्धकराई स्थान पर झालावाड़ के गागरोन दुर्ग में ये स्थान था जहाँ पर राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता है। ये कौन सा स्थान? गिद्धकराई स्थान। गागरोन दुर्ग में मीठे साहब की दरगाह है। गागरोन दुर्ग में औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा है। गागरोन दुर्ग में मधुसूदन मंदिर भी है। दर्जी समुदाय के आराध्य संत पीपा जी है, इनकी समाधि भी यहीं पर है। कहाँ पर है? गागरोन में। इन बातों को हमें ध्यान रखना है, इन 4 बातों को हमें ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गागरोन के बारे में और देख लेते हैं। महमूद खिलजी ने इस दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रखा था। इस दुर्ग में रहते हुए पृथ्वीराज राठौर ने वेली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका की रचना की थी। ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि इस दुर्ग में रहते हुए पृथ्वीराज राठौर ने वेली कृष्ण रुक्मिणी वचनिका की रचना की थी। ठीक है, ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे आप लगा दीजिए। इस दुर्ग में इतिहास के 2 प्रसिद्ध साखे हुए। पहला साका 1423 ईस्वी में हुआ जब दुर्ग पर होनसांग ने आक्रमण किया। दूसरा साका 1444 ईस्वी में हुआ जब मोहम्मद खिलजी प्रथम के द्वारा आक्रमण किया गया। इसी समय गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोर थाना दुर्ग। ठीक है, ये दुर्ग परवन और काली खो की नदियों के संगम पर स्थित है। मनोर जो थाना दुर्ग है वो परवन और काली खो नदियों के संगम पर है। झालरापाटन। मंदिरों की अधिकता के कारण झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? झालरापाटन को कहा जाता है। झालरापाटन में ही गोमती सागर पशु मेला भरता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरापाटन में स्थित है। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रभागा पशु मेला। ये जो पशु मेला है चंद्रभागा, ये मेला चंद्रभागा नदी को समर्पित है। जिस स्थान पर
भक्त पवित्र डुबकी लगाते हैं उसे चंद्रावती कहा जाता है। इस पवित्र अवसर को मनाने के लिए कार्तिक मास के अंतिम दिन पशु मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झालरापाटन का सूर्य मंदिर या 7 शैलियों का मंदिर, इसके बारे में देख लेते हैं। झालरापाटन के शहर के बीच में कच्छपपात शैली में बने इस मंदिर को 7 शैलियों का मंदिर और पद्मनाभ मंदिर भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे 4 भुजा मंदिर कहा। इस मंदिर की प्रमुख विशेषता सप्तरथ, 7 अश्व वाले रथ बैठे हैं इस यहाँ पर, ठीक है। इस विशाल की ये जो मंदिर है, ये विशाल मंदिर में सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की एक प्रतिमा है। 10वीं शताब्दी की इस मंदिर के पृष्ठभाग में बनी सूर्य की मूर्ति घुटनों तक जूते पहने हुए हैं, जबकि मंदिर के गर्भगृह में काले रंग के पत्थर की आदमकद दिगंबर जैन प्रतिमा है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। इसका निर्माण विक्रम संवत 872 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इस जो मंदिर का जो झालरापाटन सूर्य मंदिर है, यहाँ 7 शैलियों का मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा और कब करवाया गया? 1872 विक्रम संवत में नागभट्ट द्वितीय के द्वारा करवाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलवी गुफाएं, कोलवी की गुफाएं झालावाड़ जिले में है। इनका जो संबंध है वो धर्म से है। इसे राजस्थान की अजंता एलोरा की गुफाएं कहा जाता है। राजस्थान की अजंता एलोरा कौन सी गुफाएं हैं? कोलवी की गुफाएं, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान कोटा तथा झालावाड़ में फैला हुआ है। इसे 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, ठीक है। 10 अप्रैल 2013 को यहाँ से राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना शुरू हुई। मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर 10 अप्रैल 2013 को यहाँ से राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना शुरू हुई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर लगा दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। यहाँ का प्रमुख जीव गागरोनी तोता होता है। जो मुकुंदरा हिल्स है, यहाँ का जो प्रमुख जीव है वो गागरोनी तोता है। चांदखेड़ी जैन मंदिर, प्रथम जैन ऋषभ देव को समर्पित ये मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से अद्भुत है। डंग गंगाधर का पठार झालावाड़ जिले में स्थित दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा है। भवानी नाट्यशाला ओपेरा शैली में निर्मित राज्य की एकमात्र नाट्य शैली, इसका निर्माण 1921 में हुआ। नाट्यशाला की कई यादगार नाटकों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ये मुख्य गवाह है। अगला है नवलखा दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण पृथ्वी सिंह के द्वारा 1800 ईस्वी में करवाया गया। नवलखा दुर्ग है, इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? जो पृथ्वी सिंह के द्वारा 1800 ईस्वी में करवाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवलखा है उस नाम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में, नवलखा दरवाजा रणथंभौर में, नवलखा बुर्ज चित्तौड़, नवलखा महल उदयपुर, नवलखा मंदिर पाली, नवलखा दुर्ग झालावाड़। इन नवलखा से संबंधित सवाल हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको इस बात को हमें ध्यान में रखना है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।